Unacademy. अब हम बात करते हैं RJS के बारे में, है ना, कि भाई RJS जो है वो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दिस ईयर, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पहले हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई कट ऑफ जो है वो किस तरीके से जाने की उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, तो देखो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सबसे पहली बात तो ये होती है कि देयर इज सम मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एवरीबडी, ओके, मे इट बी SC ST OBC EWC डाइवोर्सी विडो, ये वो जो भी है जनरल, सबके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो जितने भी कैटेगरीज हैं सबके लिए, ठीक है, मतलब ऑल द कैटेगरीज, ठीक है, ऑल द कैटेगरीज जो हैं हमारे यहाँ, उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 45%, और SC और ST के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 40%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई 45% तो लेकर आना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 40% तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मतलब उसके बाद फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो 45% लाने का ये मतलब नहीं है कि आपने क्लियर कर लिया प्रीलिम्स, इसका मतलब है कि अब आप क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो अगर हम जरा कट ऑफ के बारे में देखें, है ना, तो आपका जो कट ऑफ है वो पिछली बार के, अगर हम लास्ट टाइम 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ क्या था, अराउंड 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाई बाकियों का भी आप थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, 5 6 10 सवाल इस टाइप से नीचे मान लीजिए। ठीक है, OBC EWS और MBC, ठीक है, SC ST, इन सबका थोड़ा सा आप डिफरेंस मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, राइट। तो इस बार का कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, और हमें कितना, अगर हमारा स्कोर है तो हमें अभी तुरंत इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, ये सारे जो सवाल हैं ये हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, तो आई विल से कि भाई ऐसा है, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन आई विल से कि अगर आप 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 65 या 65 प्लस अगर आपका स्कोर किसी भी तरीके से आ रहा है, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द कट ऑफ, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कट ऑफ जो है वो इसके आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके कट ऑफ में नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो अगर आप 65 प्लस हैं तब तो मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अपने मेंस के फोकस होकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 65 पे हैं तो भी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप 65 से नीचे हैं बाई चांस, ठीक है, तो आप मतलब यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट इट। ओके, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि प्रिपेयर तो करना ही है, इस साल नहीं काम आएगा तो नेक्स्ट ईयर मुझे काम आ जाएगा, राइट। तो आप इसकी प्रेपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, राइट। ओके, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, लेकिन हमें हम नहीं कह सकते कि कट ऑफ जो है वो इतना ही, मतलब दिस इज द थिंग जो कि हो सकता है इतना ही कट ऑफ होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि अगर आप मेंस की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, वी लेट अस डिस्कस दैट। ओके, यस, सो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए भाई, पैटर्न कैसा है एग्जाम का, सबसे पहली बात हम पैटर्न पे आते हैं एग्जाम के। तो एक तो आपका पेपर आता है सिविल लॉ का, दूसरा आपका पेपर आता है क्रिमिनल लॉ का, ठीक है, उसके बाद आपका ये पेपर आता है हिंदी ऐसे का, है ना, और चौथा आपका पेपर आता है इंग्लिश ऐसे का, राइट। ये वाला पेपर 100 मार्क्स का है, ये वाला पेपर 100 मार्क्स का है, ये वाला 50 मार्क्स का है, ये वाला 50 मार्क्स का है। ये आपकी नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है, राइट। ठीक है, तो अब हमें, जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, पहली बात तो देखिए, कोई भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं एग्जाम में,
ठीक है, उनको नहीं पढ़ना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है, कौन सी चीजों पे मुझे फोकस नहीं करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आज ऐसा करिए कि राजस्थान मेंस के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जरा उनका एनालिसिस करिए, ठीक है। तो जैसे आप सिविल प्रोसीजर कोड उठा रहे हैं, ठीक है, सिविल लॉ आप उठाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि भाई सीपीसी में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपकी कमीशन या आपका हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद और जो बाकी चीजें हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आप उस पर थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे ही क्रिमिनल लॉ में भी करना है कि किस किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको 2 घंटे इसमें करने होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, जब हम प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर्पज से प्रिपेयर करते हैं। वी थिंक ऑफ मार्किंग एन ऑब्जेक्टिव, वी थिंक ऑफ 4 ऑप्शंस कमिंग टू अस, राइट। लेकिन जब हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस डज नॉट हैपन। मेंस में आपको वो कंटेंट याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन फिर भी आप हिंट से या फिर एलिमिनेशन करके या कुछ भी करके यू विल जस्ट मार्क द आंसर, ठीक है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मेंस में यू नीड टू हैव दैट कंटेंट टू राइट इट, ओके। उसके लिए हमें थोड़ा सा चीजों को रिमेंबर करना होता है, थोड़ा सा याद करना होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू रटोफाई, है ना, रटना नहीं है, लेकिन आपको सेक्शंस को, आपको केसेस को, इन सारी चीजों को याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये देखिए कि भाई सिविल लॉ का जो पेपर आता है उसमें कौन सी चीजें कितने मार्क्स में पूछी जा रही है ना। 3 नंबर में ये चीजें पूछी जा रही हैं, ओके। उसके बाद ज्यादा मार्क्स में ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा पहले अपना एनालिसिस प्रॉपरली करिए, ठीक है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको कौन से वाले टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और आपको पता है ये सिर्फ 3 नंबर में आया था, तो 3 नंबर में आया था मतलब कि आपको इसमें 30 से 50 वर्ड्स लिखने हैं। दिस इज द टारगेट। और अब तो आपकी बुकलेट आती है, तो भाई अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मान लीजिए 5 से 6 लाइन नीचे होंगी ऑलरेडी, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं कि आप बहुत ज्यादा लिखें। अब लोकल ज्यूरिसडिक्शन की जो क्रिस्प डेफिनेशन है बस वो लिख के आगे बढ़ जाइए ना। आपको ऐसा नहीं है कि वो 6 लाइन पूरी की पूरी भरनी है, ठीक है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू राइट अ क्रिस्प आंसर, ठीक। तो चीजों को याद करने की कोशिश करिए कि अगर लोकल ज्यूरिसडिक्शन मुझसे पूछा जाएगा सो व्हाट विल आई राइट इन दैट। वैसे ही अगर मुझसे पूछा जाता है कि सेक्शन सो एंड सो ऑफ सीपीसी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर रेस जुडिकाटा क्या होता है, ठीक है, या फिर अगर क्रिमिनल लॉ में मुझसे कुछ पूछ लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल से एनीथिंग, ठीक है, एडमिशन क्या होता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, कन्फेशन क्या होता है, ठीक है, तो वो मेरे पास एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स प्रॉपरली। अब उसमें आप जब उसको याद करेंगे, उसको रिमेंबर करेंगे, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। तो जैसे मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अगर आप एडमिशन की बात करें तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें प्रोविजन लिखेंगे, है ना, कि भाई प्रोविजन जो है वो क्या कहता है, तो प्रोविजन का नंबर कौन सा है, ठीक है, और प्रोविजन जो है वो मेन बातें क्या कर रहा है, राइट। तो आप प्रोविजन की मेन चीजें लिख दीजिए। अब आपके पास ये ऑप्शन है भाई, या तो आप पूरा का पूरा प्रोविजन लिख दो या फिर उसको अलग अलग फ्रेजेस में डिवाइड करके आप उसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो आप लिख दीजिए। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लिखनी है कि उससे रिलेटेड जो मेजर जजमेंट्स हैं, ठीक है, मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसमें कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हेल्ड की गई हैं, वो आपको केसेस लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज में आपको लिखना है कि भाई उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है। दिस इज ऑल, क्योंकि इससे ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर नॉलेज, लेकिन इससे ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं है। तो अगर आप इससे ज्यादा लिखने जाएंगे तो आपके पास पेजेस ही नहीं बचेंगे, है ना। तो एक तो आपकी वर्ड लिमिट मतलब आपके पास पेजेस की कमी है क्योंकि आपको बुकलेट दी जा रही है तो आपको उतने में ही लिखना है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम भी फिक्स है, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप टाइम को एक्सीड कर सकते हैं। तो आपके पास वर्ड लिमिट भी है और आपके पास टाइम लिमिट भी है, तो ये दोनों एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर बेसिकली, ठीक है। सो दिस हैज टू बी द स्ट्रैटेजी।
अब आप क्या करिए, जब मैंने आपको बताया कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए, ठीक है, और उनका एनालिसिस करिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब आपने एनालाइज किया तो आप ये देखेंगे कि जैसे आपको हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, मान लीजिए सीपीसी में आपको 50 ऐसे टॉपिक्स मिले जिसमें कि आपका जो एग्जामिनर है वो काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, मेजर क्वेश्चंस इन 50 उससे आ रहा है, तो आप उन 50 टॉपिक्स के अच्छे से प्रॉपरली ऐसे नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ऐसे नोट्स बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर वो आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं, और 3 नंबर से ज्यादा में पूछा जाता है तो भी आप उसको आंसर कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे 3 नंबर में पूछा गया एडमिशन के बारे में, तो आप क्या करेंगे, तो आप सिर्फ उसका प्रोविजन लिख के आ जाएंगे, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोविजन नंबर लिख के आगे फलाना सेक्शन में दिया हुआ है, ऐसा नहीं करना है। यू राइट अबाउट द सेक्शन एंड देन यू राइट स्लाइटली अबाउट सेक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए, बस खत्म होगी बात, ठीक है। ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे। तो ये इसकी आप एक प्रॉपर शॉर्ट नोट, ठीक है, अपनी एक कॉपी बनाइए, इंडियन एविडेंस एक्ट की एक कॉपी है, उसमें आपने लिखा है कि भाई एडमिशन अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं ये लिखूंगा, कन्फेशन पूछा जाता है तो मैं ये लिखूंगा, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन पूछा जाता है तो मैं ये लिखूंगा। तो हर जो टॉपिक, जो आपके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपसे बोला, वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको आप प्रॉपरली लिख लीजिए, ठीक है, एक 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 पॉइंट करके आप उनको प्रॉपरली लिख लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको वो ही टॉपिक्स को उसी से रिवाइज करना है, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन के लिए फिर आपको अपना सिर्फ वो आंसर ही रिवाइज करना है। देन यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर बुक एंड सी कि क्या लिखा हुआ है, या गो बैक टू योर अदर नोट्स जिसमें कि पूरा डिटेल लिखा है, नहीं, आपको सिर्फ वो जहां पे आपने वो 200 से 300 वर्ड्स में वो जो अपना नोट्स बनाए, सिर्फ उसको ही पढ़ना है, उसको ही याद करना है, उसको ही लिख कर आना है, दैट इज ऑल, ठीक है। इससे देखिए क्या होगा, एक तो आपका टाइम सेव होगा, जब आपका सिविल लॉ का पेपर होगा और आपको इतनी सारी चीजें रिवाइज करना होगी ना, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे पास कुछ छोटा सा क्रिस्प होता तो मैं जल्दी रिवाइज कर लेता। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको तब काम आएंगे। दूसरी बात, क्योंकि आपने खुद से लिखा हुआ होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन एग्जाम, है ना, एग्जाम में आपको लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको करनी होंगी, राइट, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना, इसमें आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाँ, आपको सिविल लॉ में ये ऐसे करना है, क्रिमिनल लॉ की तैयारी भी आपको इस तरीके से करनी है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हिंदी का ऐसे मैं कैसे लिखूंगी, इंग्लिश का ऐसे मुझे कैसे लिखना है। आपको पता है इसमें 3 ऐसे आते हैं ना, एक 20 नंबर का आता है, 2 15 नंबर के आते हैं, यहाँ पे भी आपके पास 3 आ रहे हैं, एक 20 नंबर का आ रहा है, 2 15 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो भाई देखिए सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगी कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, है ना, और थोड़ा सा ऐसे को देखिए कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, किस तरीके का ऐसे वो आपसे पूछ रहे हैं, है ना, और उन्हीं ऐसेज को लिखने की कोशिश करिए। अब अगर आपका मान लीजिए कि 20 नंबर का ऐसे है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, व्हाट शुड बी योर वे ऑफ राइटिंग, देयर हैज टू बी अ गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है, देर हैज टू बी अ गुड बॉडी ऑफ थिंग्स एंड देन कंक्लूजन, है ना। तो होता तो इतना सा ही है ऐसे, लेकिन इनको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यू कैन स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो देखिए भाई इस टाइप का ऐसे हमेशा लेना चाहिए जिसमें कि फैक्चुअल कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा आपके पास हो। तो जैसे मान लीजिए आपने फार्म लॉज पे ऐसे लिया, है ना, फार्म लॉज के बारे में आप जानते हैं कि फार्म लॉज में क्या क्या आपने, मतलब यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या देंगे कि भाई देखिए 3 फार्म लॉज हैं जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, कौन कौन से हैं, तीनों के नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए कि उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फार्मर्स जो है ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक आध प्रॉब्लम जैसे कि एमएसपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ईटीसी करके उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो रियश्योरेंस दे रही है कि नहीं देखिए इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज वी हैव गिवन दिस प्रोविजन, वो एक प्रोविजन लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में लिखिए द गवर्नमेंट हैज टेकन बैक द लॉज बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ द पब्लिक, ओके, इफ दे आर नॉट अग्रीइंग, right, so some amendments can be made and the bill can be reissued, reintroduced so that the entire
पब्लिक इज सेटिस्फाइड। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें आपको सारी चीजें पता चल गई कि भाई किस बारे में बात की जा रही है, प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये सब चीजें पता चली। फिर आप बॉडी पे आएंगे तो बॉडी में आप लिखना शुरू करेंगे कि भाई जैसे आप पहले तीनों फार्म लॉज के बारे में लिख लीजिए, ठीक है, कि ये वाले फार्म लॉ में ये है, ये वाले फार्म लॉ में ये है, थर्ड वाले में ये अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि भाई फार्मर्स जो है वो तीनों में क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट का ओपिनियन है वो क्या है, ठीक, और उसके बाद आपका क्या सजेशन है कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सजेशन आप लिखेंगे इसमें थोड़ी सी आप अपनी रिसर्च करके जाइए, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकाले कि भाई ये कर सकते हैं तो फायदेमंद होगा, तो वो थोड़े से 4-5 सजेशन देख लीजिए और वो 4-5 सजेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए और फिर कंक्लूजन में आइए कि हाँ भाई दैट दिस इज करेक्ट कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फार्मर्स आर पॉइंटिंग आउट बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विथ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं दिस हैज टू बी डन इन अ वेरी वेरी प्रॉपर मैनर, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आप ये लिखेंगे कि जो भी फ्लॉज हैं उनको आपको ओवरकम करना है, ठीक है, ठीक है। एंड द सजेशंस हैव बीन गिवन। तो ये आपके किसी भी ऐसे की जो आपकी आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी कि वो इसी तरीके से होगी, चाहे वो आप कोई भी ऐसे लिखें और चाहे वो हिंदी में लिखें या आप इंग्लिश में लिखें, ठीक है, राइट। अच्छा, सो दिस हैज टू बी दिस इज द वे दैट यू हैव टू गो अबाउट इट, ठीक है, ओके। तो पहली बात तो ये हो गई। अब भाई दोस्तों ये ऐसे राइटिंग की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में आप 3 ऐसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, 3 essays पर वीक, ठीक है। और उनको अगर आप किसी से चेक करवा सकते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, आई विल जस्ट रीड इट एंड आई विल लेट यू नो कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट राइट इट डाउन योरसेल्फ, आपके में अपने आप इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अच्छा, तो ये तो आपके दीज आर द वे दिस इज द ऐसे, है ना। इंग्लिश का ऐसे भी आपको ऐसे लिखना है, हिंदी का ऐसे भी लिखना है। अब एक और सवाल आता है कि भाई प्रैक्टिस कैसे करना, राइटिंग, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो कैसी होनी चाहिए और वो कितनी होनी चाहिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको काफी ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ के जाएंगे तब तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन वहां पे हम नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें कई बार हम मिस कर देते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, स्किप हो जाती हैं। तो आप जितना ज्यादा आंसर लिखेंगे उतना आपको वो चीजें याद रहेंगी। एंड स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक उसका आंसर अगर आप कोई लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में 100% याद रहेगा। तो इसीलिए उसको लिखने की कोशिश करिए। तो जब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको याद ही नहीं आएगा कि आपको क्या लिखना है ना। देन यू विल हैव टू रीओपन योर बुक या आपके नोट्स या उसको फिर से पढ़ के फिर आप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल चलने दीजिए, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं कि मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे 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 यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन, ठीक है। तो एक काम जरूर करिए, आई नो इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली बर्डनसम, लेकिन कम से कम एक आंसर पर डे आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप लिखना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा लिखने का, ठीक है। हो सकता है पहले आपको 10 मिनट लगे एक आंसर लिखने में, है ना, धीरे धीरे वो आके आपके 3 मिनट पे या 4 मिनट पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप आंसर लिखने का जो आपका वो है, ठीक है, नंबर ऑफ आंसर्स हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाना शुरू करिए। तो एक दिन में 2 आंसर, एक दिन में 3 आंसर ऐसे लिखना शुरू करिए, ठीक है। उससे भी आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास एक तो आपके पास आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड जो आपने अपने हाथ से लिखा होगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यू विल नॉट बी मिसिंग ऑन एनीथिंग, ठीक है। यस,
राइट? ठीक है, तो दिस हैज टू बी योर एग्जाम स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस। ठीक है, तो भाई मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो देखिए हम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फर्दर, है ना? फिर मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको सिर्फ मेंस क्वालिफाई नहीं करना है, मेंस में यू नीड टू गेट अ गुड स्कोर ऑल्सो, है ना? अच्छा स्कोर लाना भी जरूरी है, क्योंकि वो अच्छा स्कोर लाओगे तभी तो यू विल गेट first, so you will get selected on this basis, and it is always going to be better if you get good rank, क्योंकि आपको बाद में promotions में help होगी। तो ये तो हमेशा ही अच्छा होगा अगर आप प्रॉपरली लिखना, प्रॉपर अच्छा स्कोर करते हैं, तो टारगेट आपको यही रखना है। ठीक है, तो देखिए भाई, फर्स्ट पेपर जो है, ठीक है, सिविल लॉ का जो पेपर है, उसमें यू हैव टू स्कोर अराउंड 65% ऑन 65 मार्क्स ऑन 100। ठीक है, वैसे ही आपका जो पेपर 2 है, उसमें आप अराउंड 75 ऑन 100, मतलब अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इतने मार्क्स मिलते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँ, तो इतने मार्क्स आपको इसके लिए चाहिए। और वैसे ही आप जब ऐसे की बात करेंगे, है ना, तो 35 से लेकर 35 अराउंड जो है वो ऑन 50 हिंदी में, ठीक है, और वैसे ही 40 ऑन 50 अराउंड इंग्लिश में। तो थोड़ा सा ये वैरी कर जाता है, जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी का ऐसे ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, है ना, तो आप उसमें 40 के आसपास ला सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे वो उतना अच्छा हिंदी का ऐसे शायद ना लिख पाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव वेरी गुड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो आप उसमें लिख सकते हैं। वैसे ही जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अराउंड 40 और 50 स्कोर कर लेते हैं। हो सकता है हिंदी मीडियम वाले उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए, तो मान लीजिए हो सकता है आपने 25, 30, 35 ऐसा कुछ स्कोर किया है। ठीक है, तो मतलब अगर आप अपना पेपर 1 और पेपर 2 स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आप इसमें स्कोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम भी स्कोर करेंगे तो भी यू आर गोइंग टू गेट थ्रू। ठीक है, तो भाई लॉ पे तो आपको सबसे मेन फोकस करना ही है, लॉ से तो आप स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, लॉ तो हमारा सबसे पहला टारगेट है। फिर जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी हिंदी और ऐसे इंग्लिश का ऐसे का पेपर है, फिर आप उसके बाद उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो भाई आज का क्या काम है, आज का काम ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर यू आर गेटिंग फॉर योर एग्जाम, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि अगले साल तो तैयार है, नेक्स्ट एग्जाम तो देना ही है ना, चाहे हो सकता है इस बार मेंस ना देना, अगले बार मेंस देना है। और मेंस की तैयारी इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि प्री और मेंस के बीच में रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम होता है, तो सिर्फ रिवाइज ही कर पाते हैं, इतना टाइम तो होता ही नहीं कि पढ़ पाए, है ना, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है आज से। तो कैसे प्रिपरेशन करोगे, यही दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो ऐसा करिए, सबसे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो मेंस के हैं, आज उसको 2 घंटे बैठ के एनालाइज करिए और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी वट एवर हैपन्स। ओके, एंड आई होप देयर आर नो क्वेश्चंस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन स्ट्रैटेजी को लेके? नो क्वेश्चन, ठीक है, चलिए, सो सी यू अगेन टुमारो विथ some more things. Okay, take care, bye bye. Unacademy. Let's crack it.